नमस्कार सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत कहानी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं वापसी। वापसी कहानी ऊषा प्रियमवदा द्वारा लिखी हुई है। ऊषा प्रियमवदा जो है वे नई कहानी के लेखिकाओं में, नई कहानी जब आगमन हुआ तो उसमें स्त्री लेखिकाओं में इनका बहुत ही बड़ा नाम रहा है। इन्होंने यद्यपि पढ़ाई जो है अपनी अंग्रेजी माध्यम से की है, लेकिन उसके बाद हिंदी साहित्य में इन्होंने बहुत ही प्रभावी और बहुत सजीव चित्रण अपनी भावनाओं के द्वारा इन्होंने प्रस्तुत किया है। इनकी कहानियों में भारतीय परिवेश में पारिवारिक और समाज की जो विविध परिस्थितियां हैं उनको बहुत ही अच्छे प्रकार से, प्रभावी रूप से ये अपनी कहानियों में प्रस्तुत करती हैं। इसी प्रभाव को प्रस्तुत करती हुई इनकी कहानी है वापसी। वापसी कहानी में, जैसा कि नाम से लग रहा है आपको, वापसी कहानी जो है वह भारतीय परिवेश में व्यक्ति के अकेलेपन को, व्यक्ति के साथ हो रहे समाज में अजनबीपन को यहां स्पष्ट करती हुई प्रतीत होती है। अब कहानी की ओर चलते हैं और कहानी में हम देखते हैं, कहानी का नाम है वापसी और कहानी आरंभ होती है गजाधर बाबू से। गजाधर बाबू हैं जो रेलवे में नौकरी करते हैं और अब उन्होंने अपनी नौकरी पूर्ण कर ली है और अब वो सेवानिवृत्त हो गए हैं। उनकी पत्नी है, उनके दो लड़के हैं अमर और नरेंद्र, और दो लड़कियां हैं कांति और बासंती। दो लड़कों में से अमर का विवाह हो चुका है और लड़कियों में से कांति का ये विवाह कर चुके हैं। जो नरेंद्र और बासंती है वे उच्च कक्षाओं में पढ़ रहे हैं। इन्होंने अपने बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए इन्होंने शहर में मकान बनवा दिया और उस मकान में पत्नी अपने बच्चों के साथ रहती है और जो गजाधर बाबू हैं वे रेलवे के क्वार्टर में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब समय आया, सेवानिवृत्त हो गए और अब इनका घर जाने का समय आया। अब कहानी शुरू होती है कि गजाधर बाबू जो लंबे समय से रेलवे में कार्यरत थे, हमेशा उन्होंने जो ज्यादातर जो जीवन है वो अकेले ही उन्होंने जिया है। अब उनके मन में घर जाने की जो उत्कंठा थी बहुत ही गहरी थी। उनके मन में अलग अलग प्रकार के एक स्वप्न देखे जा रहे थे कि भाई अब मुझे घर जाना है, अब पत्नी के हाथ का खाना मुझे मिल सकेगा, बच्चों के साथ रहना मिल सकेगा। बहुत दिनों तक मैं उनसे बाहर अलग रहा हूं, अब उनके साथ अच्छे प्रकार से मैं अपना जीवन व्यतीत कर सकूंगा। उनके मन की जो भावनाएं थी बहुत कोमल और बहुत ही ऐसी भावनाएं उनके मन में चल रही थी जो वे बहुत दिनों से सोचे हुए थे कि अब मुझे परिवार के साथ रहने का अवसर मिलेगा और अब मैं अपने जो शेष जो बचा हुआ जीवन है इसे अच्छे प्रकार से, खुशहाली से मैं व्यतीत कर सकूंगा। उनके घर जाने का समय हो रहा है, उनके क्वार्टर में से उनका सामान बांधा जा रहा है और उनके मन की जो कल्पनाएं हैं वो बहुत ही ज्यादा प्रवाहित हो रही है कि घर जाकर पूरा परिवार जो है मुझे देखकर अत्यंत प्रसन्न होगा और मैं उस प्रसन्नता में अपने पूरे जीवन को बहुत ही अच्छे प्रकार से जीना चाहूंगा। गजाधर बाबू का सामान बांधा जा रहा है और वे घर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। घर जाने में के लिए तैयार होते हैं तो उनका जो नौकर है गणेश है वो बहुत ही स्नेह से उनके सामान को, उनकी चीजों को इकट्ठा करता है, बांधता है और उन्हें अलविदा करता है। गजाधर बाबू अपने मन में बहुत सारे सपने लेकर आते हैं कि परिवार के साथ रहने का जो अभी अवसर है बहुत ही दिनों बाद आया है और अब जो पत्नी के प्रति उनका प्रेम था, बच्चों के प्रति जो प्रेम था वह अब छलकने लगा था। गजाधर बाबू घर वापस आते हैं और शहर में जब वापस आते हैं, शहर के मकान में आते हैं तो शहर में उन्होंने अच्छा खासा मकान बना रखा है जिसमें बच्चे जो हैं अच्छे प्रकार से रहते हैं। दूसरी ओर गजाधर बाबू के न रहने से जो बच्चे थे वो स्वच्छंद प्रवृत्ति के थे और उनको अब किसी की रोक टोक पसंद नहीं थी, वो अपना स्वतंत्र जीवन जी रहे थे। अमर की पत्नी और भाई नरेंद्र और बहन बासंती बहुत ही अच्छे प्रकार से वहां हंसी खुशी अपना जीवन जी रहे थे, बिना किसी रोक टोक के अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। इनके साथ इनकी जो गजाधर बाबू की पत्नी है वह भी इनके रंग में ही रंग गई और वह भी इनका सहयोग कर रही थी। गजाधर बाबू जब घर आते हैं तो
वहां कोई हंसी मजाक की कोई बात हो रही होती है, जैसे घरे पुरुष करते थे, बड़े प्रसन्न होते हैं कि बच्चे बहुत हंसी खुशी से यहाँ जीवन जी रहे हैं, बहुत अच्छा होने लगता है और वे भी उनके उस हंसी खुशी के वातावरण में सम्मिलित होना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही बाबूजी को देखा जाता है, गजाधर बाबू को देखा जाता है, तो अमर, उसकी पत्नी बासंती, नरेंद्र अगर जो सब हैं, ये एकदम चुप हो जाते हैं। तो बाबूजी को बड़ा थोड़ा अजीब लगता है, कहता है कि भाई किस बात पर हंसी आ रही थी, मुझे बताओ, क्या प्रसन्नता की बात है। लेकिन सब चुप होकर सब अपने काम में लग जाते हैं, सब दूर अलग अलग हो जाते हैं। और यहां जो गजाधर बाबू है वो अकेले एक बैठक में बैठ जाते हैं। बैठक में बैठे बैठे देखते हैं पत्नी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, पत्नी मंदिर गई हुई थी। इतने में जो उनकी लड़की बासंती है वह चाय बना के लाती है और एक औपचारिकता के लिए इनके पास बैठ जाती है। ये कहते हैं कि भाई कि तुम्हारी माँ कहाँ है, बासंती से पूछते हैं गजाधर बाबू, तो कहती है कि मंदिर गई है, अभी आ रही है। जैसे ही पत्नी आती है तो उनके मन में प्रसन्नता झलकती है कि बहुत दिनों के बाद परिवार के साथ पूरे साथ मिलना हो रहा है। लेकिन एक जो उन्होंने ये घटना देखी, इनसे उनका मन थोड़ा सा खिन्न हुआ, लेकिन उससे उन्होंने बिल्कुल एक तरह से इससे वो अपरिचित से बन गए। अब पत्नी जो है वह इनसे वार्तालाप हो रही है कि भाई घर का सारा काम मुझे करना पड़ता है। पत्नी कहती है बहू जो है वो कुछ काम कर नहीं पाती है, बसंती जो है वह पढ़ने में लगी रहती है, दिन रात पड़ोसी के घर जाती है, उनके बड़े बड़े लड़के हैं उनके घर में, लेकिन मेरा कहना नहीं मानती है। और इस प्रकार से यहाँ यह स्थिति इस घर में चल रही है। पत्नी के द्वारा जब ये बात कही जाती है गजाधर बाबू से, तो गजाधर बाबू बड़े ही संयम ढंग से, शांत प्रवृत्ति से, समझदार व्यक्ति हैं और बहुत ही समझदारी से इस बात को हल करने का प्रयास सोचते हैं। वो कहते हैं कि भाई कि इस प्रकार से तो भाई ऐसा कार्य नहीं हो सकता। तो वे बासंती से बहुत अच्छे ढंग से समझाकर कहते हैं कि बासंती की तुम्हारी माँ जो है अब बूढ़ी हो गई है, अब खाना बनाने की जिम्मेदारी तुम्हें लेनी चाहिए, घर के काम की जिम्मेदारी तुम्हें लेनी चाहिए। तुम और अमर की बहू दोनों मिलकर कार्य किया करो, जिससे कि तुम्हारी माँ को कुछ सहारा मिल सके। लेकिन बासंती और अमर की पत्नी जो स्वतंत्रता में अपना जीवन जी रही थी, वे इस बात को बहुत ही गलत समझती है, रोक टोक समझती है और वे इस बात से थोड़ा खिन्न हो जाती हैं। जब खाना बनाने की बारी आती है तो वे खुद, या शायद उन पे बनाना नहीं आता था, या खुद अपनी प्रवृत्ति से बेकार खाना बनाती है और सारे घर वालों को वो खाना अच्छा नहीं लगता है और सारे घर वाले इस बात को टोकते हैं कि इनसे खाना बनाने के लिए किसने कहा। सब घर वाले जो है अब गजाधर बाबू को लेकर रोक टोक करते हैं और उन्हें गजाधर बाबू का आना अब बिल्कुल पसंद नहीं था। बच्चों तक तो ठीक था, लेकिन अब गजाधर बाबू देखते हैं कि उनकी पत्नी के व्यवहार का जो व्यवहार था वह भी अब रूखा हो चला था, स्नेहहीन था। जिस कल्पना को लेकर, जिस मनोभाव को लेकर वो यहां आए थे, वो मनोभाव उन्हें यहां दिखाई नहीं दे रहा था। यहां तक कि रोक टोक करने पर बासंती गुस्सा हो गई और अमर और नरेंद्र और उनकी अमर की पत्नी है, वह भी बार बार में ये बात करने लगे कि बाबूजी हर बात पर रोक टोक करते हैं। बाबूजी ने घर में जो नौकर था उसको हटा दिया कि भाई घर में 3 व्यक्ति हैं, खर्चा ज्यादा करने से कोई मतलब नहीं है, अब आमदनी कम होगी तो इसलिए हमें उसी हिसाब से अपना घर चलाना चाहिए। लेकिन नौकर को उठाने की बात को लेकर अमर, नरेंद्र, बसंती और सभी नाराज हो जाते हैं और वो कहते हैं कि भाई घर का काम हम नहीं कर सकते, हम घर के काम करने में हमें क्या आती है, हम आटा पिसाने में, घर की सब्जी वगैरह लाने में हमें शर्म आएगी और हम ये कार्य नहीं कर सकते। बाबूजी को क्या है, वो अपनी माँ से कहते हैं सारे बच्चे कि बाबूजी को क्या है, ये रोक टोक करते रहते हैं। अब बाबूजी के लिए जो घर में स्थान था, पहले थी बैठक में उनकी चारपाई लगाई गई थी और एक दिन जब बाबूजी घूमकर आते हैं तो वो देखते हैं उनकी चारपाई वहां से हटाकर घर के एक जो सामान रखने का जो कमरा था उसमें उनकी चारपाई रख दी गई है। उसी में पत्नी का की चारपाई थी और वहीं इनकी चारपाई वहां पर रख दिया गया। वह कमरा जिसमें सामान रखा हुआ था, कपड़े, पुराने कपड़े उसमें पड़े हुए थे, वहां जब इस प्रकार से गजाधर बाबू ने यह स्थिति देखी तो उनका मन थोड़ा खिन्न हुआ और अब उन्होंने निश्चय किया कि अब वो किसी से रोक टोक नहीं करेंगे। वे जो सपने लेकर, जिन मनोभावों को लेकर आए थे, जिन बातों को सोच सोचकर वो इतने वर्षों से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे कि परिवार के पास जाने के बाद उनके जीवन में खुशहाली आएगी, उनके जीवन में प्रसन्नता आएगी, अब वह प्रसन्नता उन्हें कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। उन्हें लग रहा था कि शायद जैसे इस घर की सारी समस्याओं का कारण वही हो। यहां तक कि उन्हें अपनी पत्नी का व्यवहार भी बहुत ही रूखा और उनके मन को बहुत ज्यादा कष्ट देने वाला लग रहा था। अब वो किसी से कुछ नहीं कह रहे थे,
चुपचाप रह रहे थे। बसंती जो पड़ोस के घर में जा रही थी, जिसके कारण उसने अपने पिताजी की डांट खाई थी, अब वह भी चुपके चुपके घर के पीछे के रास्ते से जाने लगी। बेरोक टोक सारे सब लोग अपना कार्य करने लगे और उन्हें लगा कि अब पिताजी कुछ कह नहीं रहे हैं तो शायद अपना जीवन हम अच्छे प्रकार से जी सकते हैं। इस बात को गजाधर बाबू जो हैं वह अपने मन ही मन में बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और एक दिन अपनी पत्नी से कहते हैं कि मुझे सेठ रामजी लाल की चीनी मिल में मुझे नौकरी मिल गई है। अब मैं घर पे भी कुछ नहीं करता हूं। वो उन लोगों का मनोभाव जानना चाह रहे थे कि भाई इनके मन में क्या है, और विशेषकर अपनी पत्नी का, कि मुझे मिल में नौकरी मिल गई है और मैं वहां जाना चाहता हूं, तो यदि तुम मेरे साथ चलना चाहो तो। लेकिन पत्नी जो है वो जाने से मना कर देती है और जो यह बात उन्हें अपेक्षित थी गजाधर बाबू को कि ये मेरे साथ नहीं चलेगी, इस बात के मनोभाव को जब वे जानते हैं तो वह अपने जीवन में दोबारा वापसी का निर्णय लेते हैं। अब गजाधर बाबू कि जाने की बात सुनकर सारे बच्चे प्रसन्न हो गए। उनके सामान को बहुत अच्छे प्रकार से जल्दी जल्दी बांधा गया, तांगा बनाया, उनके लिए सवारी बुलाई गई और उन्हें छोड़ने का बहुत ही जल्दी सारा प्रयत्न जो कार्य है वो किया गया। पत्नी ने कुछ जो घर के बनाए हुए कुछ सामान थे उनके लिए रख दिए और फिर गजाधर बाबू वहां से चले जाते हैं। खिन्न मन से, दुखी मन से, उस अकेलेपन की समस्या से जूझते हुए वहां से गजाधर बाबू चले जाते हैं और उनके जाने के बाद जिस कमरे में उनकी चारपाई रखी थी, पत्नी कहती है भाई चारपाई वहां से हटा दो, वहां से निकलने के लिए रास्ता भी नहीं है। फिर सभी व्यक्ति सभी बच्चे अपने अपने गांव में स्वभावतः लग जाते हैं। किसी को भी उनके जाने का एक क्षण भी दुख नहीं होता है। यहां हम देखें तो ये जो एकांकी है गजाधर बाबू के साथ साथ व्यक्ति या विशेषकर वृद्ध लोगों के अकेलेपन को, उनके अजनबीपन को यहां बहुत ही सुंदर ढंग से अभिव्यक्त करती है। आज हमारे भारतीय समाज में ये बहुत बड़ी समस्या है कि वृद्धों के साथ या किसी बुजुर्ग के साथ जो उपेक्षित व्यवहार किया जाता है, उस व्यवहार को वह व्यक्ति यदि स्पष्ट नहीं कह पाए, लेकिन वह व्यक्ति अपने मन में उस कुंठा को, उस कष्ट को सहता रहता है। कई व्यक्ति समर्पण करते हैं तो कई व्यक्ति अपने जीवन में वापसी करते हैं, और वापसी का निर्णय था गजाधर बाबू का कि वे अपने जीवन में दोबारा उस वापसी का निर्णय लेते हैं। इसलिए इस कहानी का शीर्षक रखा गया है वापसी। यहां हम देखें तो इस कहानी में जो प्रमुख पात्र आते हैं वो है हमारे सामने गजाधर बाबू आते हैं। जिस परिदृश्य को लेकर, जिस वातावरण को लेकर इनकी आकांक्षा थी, वह आकांक्षा इनकी पूर्ण नहीं हुई। बच्चों का की स्वतंत्रता में ये बाधक बने। पत्नी का व्यवहार इनको देखकर कोई परिवर्तित नहीं हुआ, वह भी बच्चों के उस चाल चलन में, रहन सहन के ढंग में परिवर्तित हो गई, ढल गई, और उसे भी अपनी पति के उन मनोभावों की बिल्कुल भी एक क्षण की भी उन्हें कद्र नहीं हुई थी। तो इस प्रकार से ये कहानी है हमारी गजाधर बाबू के चरित्र वाली वापसी कहानी। और हम देखें इस कहानी में क्या चर्चा की गई है, इस कहानी की मूल संवेदना हमारे सामने क्या आती है, क्या इसमें व्यक्त किया गया है। तो कहानी की मूल संवेदना में देखें तो यहां हमें नई व पुरानी पीढ़ी का अंतर दिखाई देता है कि नई और पुरानी पीढ़ी के विचारों में बहुत अंतर है। पुरानी पीढ़ी जहां परिवार को एक साथ रखने के पक्ष में थी, वहां नई पीढ़ी जो है स्वतंत्रता का पक्ष लेती है। वे अब हर किसी रोक टोक को, अपने वृद्धजनों के सलाह को या किसी बात को वह अपने जीवन में बहुत बड़ा अवरोध मानती है। दूसरा इसमें समस्या दी गई है वृद्धों के साथ उपेक्षित व्यवहार। वृद्धों के साथ जो है कैसा व्यवहार होता है, हमारे समाज में उपेक्षित व्यवहार होता है। उनकी सलाह को, उनकी बात को हम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ढंग से ग्रहण नहीं करते हैं। उन्हें केवल हम अपना क्या मानते हैं, एक रुकावट मानकर उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, हम उपेक्षित व्यवहार करते हैं। वही इस कहानी में स्पष्ट किया गया है। तीसरा है व्यक्ति के
अकेलेपन की समस्या। गजाधर बाबू ने अपना पूरा जीवन अकेला व्यतीत किया, दूर दूर नौकरी पर रहे, अकेला जीवन जिया। वह अपने परिवार के साथ अपना जीवन जीना चाहते थे, लेकिन वह संभव नहीं हो पाया। अंततः उन्हें दोबारा अकेलेपन में ही अपना जीवन जीने के लिए तैयार होना पड़ा। तो यहां अकेलेपन की जो समस्या है वह हमारे समाज की बहुत बड़ी एक समस्या बनकर हमारे सामने आती है। सेवानिवृत्त व्यक्ति की समस्या। सेवानिवृत्त व्यक्ति की समस्या का यहां जिक्र किया गया है और लोगों की स्वार्थी भावना। बच्चों को यह बिल्कुल नहीं था कि ये जो घर, मकान, शिक्षा हमें किसके द्वारा दी गई है, किसने इतनी मेहनत करके हमें पढ़ाया है, लिखाया है, हमें इस योग्य बनाया है, लेकिन बच्चों का इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं था। इसलिए उनकी यहां पर स्वार्थी भावना का भी यहां चित्रण हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से ये कहानी की मूल संवेदना है। कहानी थी वापसी, लेखिका है उषा प्रियंवदा। अब अगले क्रम में हम अगली कहानी के बारे में चर्चा आरंभ करेंगे। धन्यवाद।